जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्वसन तंत्र। तो चलिए समझते हैं इसको बिल्कुल गांव देहात की भाषा में कि श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। देखिए हेडिंग क्या है। हेडिंग है रिस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में श्वसन तंत्र। रिस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। आसान भाषा में कहा जाए, बोलचाल की भाषा में, कंप्यूटर को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से पार्ट मिलकर एक काम को कंप्लीट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, मतलब सब सामान मिलकर कोई भी काम को कंप्लीट पूरी ढंग से करते हैं, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। वैसे है रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें भी बहुत इसके पार्ट होंगे, अंग होंगे, जिसके माध्यम से श्वसन, जो सांस हम ले रहे हैं, ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती होगी। उसी के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लगाइएगा पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए, इसमें हम क्या देखते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम हम क्या देखते हैं, हवा का सफ़र देखते हैं। हवा शुरू होता है नोज, नाक से और जाता है लंग्स तक, फेफड़े तक जाता है। उसके बाद फेफड़े के अंदर भी बहुत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ तक हम सफ़र देखेंगे। तो शुरू कहाँ से होगा, नोज, नाक से शुरू होगा और लंग्स, और जाएगा कहाँ तक, लंग्स में कहाँ तक, एल्वियोलाई तक की पूरी प्रक्रिया होती है। क्या क्या प्रोसेस होता है उसको हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले श्वसन तंत्र में होता क्या है। देखिए, ऑक्सीजन लेना, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है सीधे लंग्स में, जाएगा और लंग्स से पूरे शरीर में हर एक सेल के पास पहुंचता है। तो पहला काम हो गया ऑक्सीजन लेना। दूसरा काम समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल देना। जो काम का गैस नहीं है, जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसे शरीर से बाहर निकालना। पहला ऑक्सीजन लेना और दूसरा शरीर से बाहर निकालना। दो प्रोसेस हो गया। और तीसरा प्रोसेस समझिए, तीसरा जो हो गया शरीर में ऊर्जा बनाना। जो शरीर होता है, जैसे ही सांस जाता है अंदर, ऑक्सीजन जाएगा अंदर, तो क्या होगा, शरीर में ऊर्जा बनेगा, एनर्जी बनता है। इसके माध्यम से हम कोई भी काम कर पाते हैं। सांस लेना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जो सांस लेना है वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन असल काम अंदर होता है। जो लंग्स है उसके अंदर पाया जाता है एल्वियोलाई, उसी के अंदर असली काम होता है। जहाँ ऊर्जा बनती है वहीं पर एनर्जी बनता है। तो अब समझते हैं, एक होता है ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वास, और दूसरा होता है रिस्पिरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन। इसमें क्या अंतर होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में श्वास के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हवा अंदर बाहर। मतलब ब्रीदिंग में क्या हो गया, हम जैसे ही हवा अंदर लिए और जैसे ही लंग्स तक गया, जो फेफड़ा है वहाँ तक गया, इसी को कहा जाता है ब्रीदिंग। मतलब हवा अंदर गया और बाहर आया, इसी प्रक्रिया को बस बोला जाएगा ब्रीदिंग। उसके बाद समझिए, नाक से फेफड़े तक, जो नाक हो गया और फेफड़े तक, ब्रीदिंग में बस हवा नाक से लेकर और फेफड़े तक के बीच में ही देखा जाता है। उसके बाद समझिए, और यह आसान प्रक्रिया है, इसमें कुछ तालमेल नहीं, यह आसान प्रक्रिया है। इसमें बस हवा अंदर बाहर बस देखते हैं ब्रीदिंग में। अब देखिए, रिस्पिरेशन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, श्वसन को समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, ऊर्जा बनती है। जो हमारा शरीर हो गया, जैसे ही जाता है ऑक्सीजन लंग्स में, और लंग्स में पाया जाता है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई क्या करता है, उसे हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और जिस सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, वहाँ से उसे निकाल कर बाहर निकालने का काम करता है। तो रिस्पिरेशन में यही होता है, शरीर में ऊर्जा बनता है। उसके बाद समझिए, कोशिकाओं के अंदर होता है। ये जितनी प्रक्रिया होगा सेल के अंदर होगा। इसमें जो प्रक्रिया होता था यह केवल नाक से लेकर लंग्स तक होता था, लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर, मतलब इसमें जो भी प्रक्रिया होगा यहाँ पूरा सेल तक, हर एक कोशिका के पास होगा। उसके बाद समझिए, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब समझिए, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यह अपने आप चलता रहेगा। ब्रीदिंग बाहर का काम है, जो ब्रीदिंग है ये बाहर का काम है, और रेस्पिरेशन जो होता है ये अंदर का काम है। तो चलिए अब आगे समझते हैं इसके कितने टाइप होते हैं, कौन कौन अंग होते हैं जो सहायक होते हैं श्वसन में, उसको समझते हैं। चलिए अब समझते हैं, हवा का पूरा रास्ता देखते हैं कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है, पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखिए, हवा का पूरा रोड कहिए, रास्ता कहिए या फिर प्रोसेस कहिए, हवा का पूरा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, शुरू कहाँ से होगा। सबसे पहले शुरू होगा नोज,
नाक से यहाँ से शुरू होता है प्रोसेस। नाक के जैसे ही अंदर जाएंगे थोड़ा सा अंदर तो वहाँ पर पाया जाता है नजल कैविटी, मतलब खाली जगह। नाक के हल्का सा अंदर जाएंगे तो वहाँ पर खाली जगह होता है, उसी को बोला जाता है नजल कैविटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए, उसके बाद आएगा फेरिंग्स। यहाँ पर जैसे ही आएंगे फेरिंग्स, उसके बाद जैसे उसके नीचे आएंगे तो उसके नीचे आएंगे तो आएगा लैरिंग्स, और जब उसके नीचे आएंगे तो ट्रेकिया आएगा। ट्रेकिया के जैसे नीचे आएंगे तो ब्रोंकी आएगा, और ब्रोंकी के जैसे नीचे आएंगे तो ब्रोंकियोल्स आएगा, और उसके जस्ट जैसे ही नीचे आएंगे तो आ जाएगा एल्विलाई आ जाएगा। देखिए जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से वही समझाया गया है। देखिए सबसे पहले नोज, यहाँ पर है जो नोज, उसके जस्ट अंदर तन में देखेंगे तो खाली जगह ये है, ये खाली जगह को बोला जाता है नजल कैविटी। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो फेरिंग्स, उसके जस्ट नीचे तो लैरिंग्स, और लैरिंग्स जहाँ तक आ गए उसके बाद राउंड जो शेप की तरह संरचना होता है, ये हवा की नली है। इस नली को बोला जाता है ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। और जैसे ये नली आगे जाएगा दो भाग, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, तो उसका नाम ट्रेकिया नहीं रहेगा, अब उसका नाम हो जाएगा ब्रोंकी उसका नाम हो जाएगा। और जैसे ही ब्रोंकी जो दो भागों में बटा, ये बहुत अनेक भागों में, जो लंग्स हो गया इसके अनेक भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 मतलब इसके बहुत से भागों में बढ़ जाएगा, तब उसका नाम हो जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स नाम हो जाता है। और जैसे उसके बाद आएगा तो बहुत छोटी छोटी अंगूर की गुच्छे की तरह संरचना देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर जाएगा, ब्रोंकी के अंदर जैसे ही जाएगा तो अंगूर की जो छाला होता है उसकी तरह देखने के लिए हमें संरचना मिलती है, तो उसी को कहा जाता है एल्विलाई। यहीं पर पूरी प्रोसेस होता है। ये हो गया लंग्स, और इसके नीचे जस्ट नीचे होता है डायाफ्राम बहुत ही श्वसन में बहुत ही हेल्प करवाता है, और एल्विलाई के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस आदान प्रदान होता है। तो एक उदाहरण लेकर समझते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए एक कोई प्लांट हो गया, पौधा हो गया, एक कोई पेड़ हो गया, तो नीचे का जो मजबूत तना होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रेकिया। और जैसे वो जो पौधा हो गया उसका जो तना था, अब जैसे अलग अलग 2 भागों में बढ़ जाएगा, ऐसे 2 भागों में, तो इसका अब नाम हो जाएगा ब्रोंकी। और जैसे ये ब्रोंकी अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगा, दोनों अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोंकियोल्स। इन दोनों का नाम ब्रोंकियोल्स। और जैसे ही ब्रोंकियोल्स सबसे ऊपर अब चला जाएगा, अब पत्ता में चला जाएगा, पत्ता बहुत ही, ये भी बहुत अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। ब्रोंकियोल्स जो होता है बहुत अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, तो उसी का नाम होता है एल्विलाई। एल्विलाई के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पूरी प्रोसेस होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नोज से, और हमें आना है एल्विलाई तक। तो चलिए समझते हैं, नोज से और एल्विलाई तक हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसको अब आगे समझते हैं। तो देखिए अब समझते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे नोज से और हम जाएंगे एल्विलाई तक। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, नोज से शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले नोज, हिंदी में नाक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा, देखिए नाक में क्या बाल एवं चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। गांव देहात की भाषा में उसे पोटा कहते हैं। तो देखिए क्या होता, उसके बाद समझिए। तो देखिए क्या होता है, धूल कीटाणु को रोकता है। जो बाल हो गया और चिपचिपा पदार्थ म्यूकस हो गया, वो धूल और कीटाणु को रोकता है ताकि अंदर ना जा सके। हवा को गर्म करता है ताकि लंग्स जो हो गया वहाँ पर अच्छे से जा सके। जैसे हम नाक में सांस लेते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है, बाल पाया जाता है नाक के किनारे किनारे, और वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ जिसको म्यूकस बोलते हैं, गांव देहात की भाषा में उसे पोटा के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, वहाँ से जैसे हम हवा लेंगे अंदर तो क्या होगा, हवा जो धूल उल होगा वो नाक में चिपक जाएगा, और जो नहीं चिपकेगा तो चिपचिपा पदार्थ होता है कुछ म्यूकस, उसमें चिपक जाएगा ताकि अंदर ना जाए। अंदर चला जाएगा तो उससे फेफड़ा जो होता है, लंग्स होता है, ख़राब हो सकता है। जैसे चलनी में हम आटा चालते हैं तो भूसी बाहर निकाल देते हैं, वैसे जो नाक होता है वो हवा को प्यूरिफाई करता है, मतलब हवा को छानने का काम करता है।
उसके बाद समझिए नजल कैविटी, जैसे ही नाक के हम अंदर जाएंगे, नाक के जैसे ही अंदर जाएंगे तो पाया जाता है नजल कैविटी। देखिए जहाँ भी खाली जगह होता है तो उसको बोला जाता है कैविटी। तो यहाँ पर नाक के जैसे ऊपर नजल का मतलब होता है नाक और कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो नजल कैविटी मतलब खाली, मतलब नाक के ऊपर है। तो देखिए क्या होगा, हवा को साफ करता है। यह क्या होगा, हवा को साफ करेगा। उसके बाद हवा को गीला बनाता है। उसके बाद समझिए फेफड़ों के लायक बनाता है, ताकि जो हवा हो गया वो अच्छे से साफ़ कर दे। मान लीजिए जो नाक हुआ यहाँ पर अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, तो अब जाएगा जैसे हवा अंदर जाएगा तो नजल कैविटी होगा, तो वहाँ पर उसे अच्छे से प्यूरिफाई करेगा, मतलब अच्छे से साफ़ करेगा, हवा को गीला कर देगा और फेफड़ों के लायक बना देगा। मतलब हवा अब फेफड़े के लायक बन गया, अब उसमें कोई गंदगी वंदगी नहीं है, अब सीधा फेफड़े के पास जाएगा। अगर हवा सीधा फेफड़ा के पास चला जाए, लंग्स जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो अब चलिए तीसरा समझते हैं। तीसरा हो गया फेरिंग्स, जिसको हिंदी में ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। यह देखिए ग्रसनी क्या है, कॉमन पैसेज, मतलब सामान्य रास्ता है। सामान्य रास्ता का मतलब खाना एवं हवा यहीं से जाता है। जो फेरिंग्स हो गया, जैसे हम सांस लेते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो जो खाना हो गया फेरिंग्स हो गया, इसी के माध्यम से जाता है। मतलब कॉमन पैसेज है, दोनों के लिए एक रास्ता है, अलग अलग रास्ता नहीं है। यही कारण है कि खाते समय हमें खांसी आती है। अगर खाते समय हम बात कर रहे हैं तो हमें खांसी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ताकि एक सामान्य रास्ता है, मतलब खाना और हवा के लिए अलग अलग के लिए नहीं रास्ता है। तो चलिए अब समझते हैं कि लैरिंग्स क्या होता है, उसके आगे समझेंगे। अब समझेंगे फेरिंग्स, जिसको हिंदी में कंठ बोला जाता है। यह क्या होता है, जो यहाँ पर पाया जाता है उसको देखिए। हेडिंग क्या है, फेरिंग्स हिंदी में कंठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आवाज़ यहीं से निकलती है। जो कुछ भी हम बोलते हैं आवाज़ तो यहीं से निकलती है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक पाया जाता है इपिग्लोटिस। यहाँ पे एक ढक्कन समझ लीजिए जिसका नाम है इपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है, यह देखता है कि खाना है तो इसके खाने वाले रास्ते में भेजता है, हवा है तो हवा को हवा वाला रास्ता में भेजने का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है इपिग्लोटिस। अगर इपिग्लोटिस ना हो तो हवा वाला रास्ता में खाना चला जाए और खाना वाला रास्ते में हवा चला जाएगा, लेकिन यह ऐसा नहीं होने देता है। यह खाने के लिए जो नली है उसमें खाना को जाने देता है, और जो हवा वाला नली है उसमें हवा को जाने देता है। दूसरा क्या हो गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। इसका अदर नाम है विंड पाइप, हवा का नली के नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना सी शेप की होती है, ऐसे समझिए, और ये इतना मजबूत होता है कि ये दबता नहीं है। ये जो नली हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये दबता नहीं है, बहुत ही मजबूत होता है। इसका आकार पूछेगा तो सी शेप की इसकी संरचना होती है। नली दबती नहीं है, जो नली हो गई ये दबती नहीं है। ट्रेकिया हो गया जो दबता नहीं है। जैसे लोहे का पाइप होता है जो कल में धंसा होता है, उसको कितना भी दाबेंगे तो दबता नहीं है, सेम वैसे ही ट्रेकिया होता है, उसको कितना भी दाबेंगे वो दबेगा नहीं। अब आगे समझते हैं ब्रोंकाई। अब ट्रेकिया के आगे समझते हैं ब्रोंकाई। देखिए एक नली था तो ट्रेकिया, और जैसे ये ट्रेकिया दो अलग अलग भागों में बट जाएगा, जैसे अलग अलग दो भागों में बट गया, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, तो अब इसका नाम हो गया ब्रोंकाई। इसका नाम हो गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। देखिए वही लिखा है ब्रोंकाई। ट्रेकिया से दो शाखाएं निकलती है। जो ट्रेकिया हो गया, ये मान लीजिए ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया से दो शाखाएं निकल गई, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, तो इसी को बोला जाता है ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया से दो शाखाएं, एक चला जाता है राइट लंग्स की तरफ, दाया फेफड़ा की तरफ, और एक चला जाता है लेफ्ट लंग्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाया फेफड़ा की तरह चला जाता है। इसी नली को बोला जाता है ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई क्या होता है, उसको भी समझते हैं, देखते हैं। तो अब समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, उसको समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई से बहुत पतली रास्ता हो गया। एक आया है ट्रेकिया, ट्रेकिया दो भागों में बंटता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब जैसे ब्रोंकाई अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएगा, अलग अलग, बहुत से अलग अलग रास्तों में, तो इसी ब्रोंकाई को बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के नाम से जाना जाता है। ऊपर से आया ट्रेकिया, सिंगल आया, एक आया ट्रेकिया, दो भागों में बट गया ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जब अलग अलग भागों में बट गया तो उसी को बोला जाता है ब्रोंकियोल्स के नाम से जाना जाता है। तो वही देखिए, ब्रोंकी से बहुत पतली शाखाएं, ब्रोंकाई ईयर एल्विलाई तक पहुंचती है। यहीं से जो हो गया, हवा जो हो गया एल्विलाई तक पहुंचती है, और वहां पर एल्विलाई के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जैसे उदाहरण लेकर समझ लेते हैं ब्रोंकाई का। जैसे एक मान लीजिए पेड़ ले लेते हैं,
पेड़ का एक तना ले लीजिए, नीचे यहाँ से निकला, जैसे यहाँ से पेड़ निकला ये तना हो गया, ये इसका रूट हो गया। तना को बोलते हैं हम ट्रेकिया। और जैसे तना अलग अलग दो भागों में बटा तो इसी का नाम हो जाएगा ब्रोंकाई। और जैसे ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बटेगा, ये ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बट जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा ब्रोंकियोल्स। और जैसे ब्रोंकियोल्स के सबसे ऊपर जाएंगे तो अंगूर की गुच्छे की तरह संरचना पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एल्विलाई। गुच्छे की तरह जैसे ऊपर जाएंगे अंगूर के गुच्छे की तरह ऐसे संरचना पाया जाता है, उसी को बोला जाता है एल्विलाई। वही उसी को बोला जाता है एल्विलाई। तो यही उदाहरण लेकर समझना था। तो ये जो एल्विलाई है यह छोटे छोटे वायु थैले हैं, मतलब हवा जो होता है इसी के अंदर जाकर स्टोर होता है। देखिए यह हो गया अंगूर की गुच्छे की तरह संरचना इसकी होती है, अंगूर की गुच्छे की तरह इसकी संरचना होती है ऐसी। यहाँ पर जाकर एल्विलाई, यहाँ पर जाकर क्या होता है, हवा स्टोर होता है, हवा स्टोर होता है। यहाँ पर ही स्टोर नहीं होता है, यहाँ पर जाने के बाद हवा का जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है। उसके बाद समझिए इसकी दीवार होती है बहुत पतली होती है, इसका जो दीवार हो गया ये बहुत ही पतली होता है। उसके बाद समझिए चारों तरफ रक्त नलिकाएँ होती हैं, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं चारों तरफ, इधर भी होगा ब्लड वेसल्स चारों तरफ, ताकि यहाँ से ब्लड पूरे शरीर में जाए और जहाँ हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुँचाए और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर बाहर शरीर से बाहर निकालें। उसके बाद समझिए ऑक्सीजन जाता है सीधा ब्लड में, ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पर ब्लड वेसल्स के माध्यम से जो ब्लड में बहता है। जो ब्लड हो गया ब्लड वेसल से रक्त नलिका में ब्लड खून जाएगा और हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और शरीर से बाहर निकाल लेता है। गैसेस एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर ही गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्विलाई पर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन जो हो गया उसको पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। अगर एल्विलाई ख़राब हो जाए, सोचिए अगर एल्विलाई ख़राब हो जाए तो क्या होगा। देखिए अगर एल्विलाई ख़राब हो जाए तो सांस लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर एल्विलाई ख़राब हो जाए तो सांस लेने का कोई मतलब नहीं है। जब कोरोना होता था तो यही एल्विलाई ख़राब हो जाता था। इंसान कितना भी अंदर से सांस बाहर खींचे, जो लंग्स हो गया वहाँ कितना भी सोचे कि बाहर निकाले हवा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता था, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता था चारों तरफ से ब्लॉकेज। और जैसे ही ब्लॉकेज हो जाएगा तो कोरोना में क्या होता था, ये ब्लॉकेज हो जाता था और इंसान क्या करता था, कितना बहुत कोशिश करता था सांस मतलब बाहर निकालने की, सांस खींचने की, जो लंग्स हो गया वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाता था क्योंकि एल्विलाई ब्लॉक हो गया है। और जैसे एल्विलाई ब्लॉक हो गया तो जितना जोर लगा ले, जितना दम लगा ले हवा खींचने के लिए वो नहीं खींच पाएगा, जिसके कारण बहुत लोगों का मौत भी हो गया। तो अब चलिए समझते हैं लंग्स, फेफड़ा जिसको बोलते हैं उसको समझ लेते हैं। और उसके नीचे पाया जाता है डायाफ्राम, उसको भी देखेंगे समझेंगे। तो चलिए अब लंग्स के जो फेफड़ा होता है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए अंग्रेजी में कहा होगा लंग्स, हिंदी में फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। देखिए बोथ लंग्स मतलब दो लंग्स होते हैं, एक होगा राइट साइड, एक होगा लेफ्ट साइड, मतलब दो लंग्स होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। देखिए जो राइट साइड लोब होता है, जो राइट साइड का फेफड़ा है इसे हम तीन भागों में बांटते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं लोब्स। और जो लेफ्ट साइड है उसका दो भाग होता है, दो भाग को बोलते हैं बोथ। तो राइट वाला 3 लोब्स, मान लीजिए इसका आकार भी कुछ बड़ा ही होगा क्योंकि इसमें 3 इसका भाग होता है, और लोब्स और लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इसमें 2 लोब्स पाया जाता है। उसके बाद समझिए जो फेफड़ा हो गया उसके बाहरी लेयर को क्या बोला जाएगा, जो उसके बाहरी लेयर मेम्ब्रेन होगा, झिल्ली होगा, उसका क्या नाम है, तो लगाएगा प्लूरा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है प्लूरा। देखिए अब लोकेशन कहाँ पर पाया जाता है उसको समझ लेते हैं। चेस्ट कैविटी, ये जो सीना हो गया इसी के दोनों तरफ, इसी को खाली जगह को बोला जाता है, खाली जगह बोला जाता है कैविटी। और ये सीना हो गया, मेल के सीना को चेस्ट और मेल के सीना को ब्रेस्ट बोलते हैं। तो ये गया चेस्ट कैविटी, चेस्ट का मतलब हो गया सीना और कैविटी का मतलब खाली जगह। तो चेस्ट कैविटी सीने के बीचों में पाया जाता है। ऑन बोथ साइड ऑफ हार्ट, जो दिल हो गया, हृदय हो गया, जो हार्ट हो गया, हृदय हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिल बोलते हैं, इसके दोनों तरफ पाया जाता है, राइट तरफ और लेफ्ट तरफ। प्रोटेक्ट रिब्स, यहाँ पर रिब्स भी पाया जाता है। रिब्स का काम होता है जो लंग्स हो गया इससे बाहर से सुरक्षा देने का काम करता है। मान लीजिए चोट लग गया तो लंग्स हो गया, यह इसको
लंग्स हो गया इसको नुकसान क्षति न पहुँचे। जो रिब्स हो गया लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना कैसी पाया जाता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी, एकदम सॉफ्ट मुलायम होगा और उसको दाबेंगे तो जब दब जाएगा, स्पंजी होता है। उसके बाद समझिए मेड ऑफ मिलियंस एल्विलाई, जो उसमें एल्विलाई होते हैं वो मिलियंस, बहुत ज़्यादा उसमें एल्विलाई पाया जाता है। उसके बाद समझिए रिच ब्लड सप्लाई, यहाँ पर ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। अगर पूछेगा कि लगाइए फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स तो लगाएगा एल्विलाई। उसके बाद समझिए अगर पूछेगा जो लंग्स हो गया उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, अगर हमें लंग्स फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी है तो हम किससे दिखाएंगे, किस डॉक्टर से दिखाएंगे, तो लगाएगा पल्मोनोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में शुरू हुआ है नोज से और गया है लंग्स, लंग्स में कहाँ एल्विलाई तक, हवा नाक से एल्विलाई तक जाती है। एल्विलाई में ब्लड के साथ O2 का लेन देन होता रहता है। यह पूरी प्रक्रिया थी। पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में हम समझेंगे कि लंग्स में एक बार में कितनी हवाएं अंदर जाती है, कितनी बाहर जाती है और कैसे प्रक्रिया गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको बिल्कुल जीरो से समझेंगे। अगर आप लोग को पार्ट नंबर 1 समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।